हाँ सर। यस सर। ओके, देखो आज के टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं पहले तो आज का टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ जेट। ओके, आपके सिलेबस के अंदर आपने देखा होगा कि इम्पैक्ट ऑफ जेट, पंप एंड टरबाइन, ये तीनों टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर है। तो आज का टॉपिक हम पहले स्टार्ट करते हैं इम्पैक्ट ऑफ जेट से। ओके, मेरी आवाज सबके पास आ रही है क्लियरली? आवाज यस सर। यस सर। ओके, शालीन? हाँ सर, आ रही है सर। ओके ओके, तो फिर पहले से स्टार्ट करते हैं। तो इम्पैक्ट ऑफ जेट, तो उसके पहले हमें तो कुछ समझना पड़ेगा। इम्पैक्ट ऑफ जेट समझने से पहले हमें कुछ और समझना पड़ेगा कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, सेकंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या था? किसी को पता है? किसी को पता है? किसी को पता है न्यूटन लॉ? नो सर, सर याद नहीं है अभी। याद नहीं है तो F इज इक्वल टू एम ए, कुछ पढ़ा था? यस सर, यस। हाँ सर, याद आ गया। F इक्वल्स टू ma। एम ए क्या था? एम एफ क्या था उसमें? व्हाट इज मीनिंग ऑफ एफ? फोर्स। दिस इज अ फोर्स वैल्यू, दिस इज अ m for mass and this one एक्सीलरेशन। a for acceleration. Okay, what is meaning of, let's quickly understand what is meaning of these equations. Okay, we have a particular mass. If we have any particular mass with acceleration is a, then this mass and acceleration created force is f. Okay, अगर मान लो हमारे पास कोई m मास है और उसका एक्सेलरेशन है a, ओके, अगर वो कहीं पर भी स्ट्राइक करते हैं तो उसके द्वारा जो क्रिएट हुआ फोर्स है वो होगा f। मान लो मेरे पास एक बॉल है, ओके, मैं बॉल को थ्रो कर रहा हूँ किसी वॉल पे, ओके, तो उसका कुछ एक्सेलरेशन होगा और बॉल का कुछ मास भी होगा, तो उसके द्वारा कितना फोर्स लगेगा वॉल पे, तो ये इक्वेशन उसी को डिराइव करते हैं। तो एक साइड है उसका फोर्स, कितना फोर्स जनरेट होगा, एक तरफ है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, यानी कि मास और उसकी एक्सेलरेशन वैल्यू क्या थी। ओके, तो ये डिराइव करता था। दिस इज न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो अब इसको हमें फ्लूइड मैकेनिक्स में कैसे यूज कर सकते हैं? इसी लॉ को हमें फंडामेंटल यूज की तरह यूज करना है फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। तो कैसे यूज कर सकते हैं? तो चलो मास को तो मास ही रखते हैं, तो एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं हम? dv बाय, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? dv by dt। ओके, dv क्या है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो इसको हम एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। ओके, चलो इस मास को मैं अंदर भी ले जा सकता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मास ही कांस्टेंट है, मास कभी चेंज नहीं होता, तो उसको अंदर में ले जाओ तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? dmv बाय dt। ओके, इक्वेशन क्या बन जाएगा? dmv बाय dt। होगा किसी को इसमें कंफ्यूजन? किसी को इस इक्वेशन में कंफ्यूजन? नो सर, नो सर। हमने क्या किया? सिर्फ m को अंदर ले गए, m कांस्टेंट है, अंदर जाएगा बाहर जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो इस इक्वेशन को बोलते हैं, इक्वेशन को बोलते हैं मोमेंटम इक्वेशन। mv क्या है? मोमेंटम। तो अगर इस इक्वेशन को मैं जानूं तो कैसे सोच सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। मोमेंटम क्या है एक्चुअल में? उसके बाद जो एनर्जी है उसमें जो चेंज होगा वो जितनी चेंज होगी तो जितना फोर्स जनरेट होगा उतनी चेंज होगी। ओके, कोई ट्रेन है जिसका मास है m, वेलोसिटी है v, ओके, इसके आगे कोई ऑब्स्टेक्ट आ गया, उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आ गई, तो उस ऑब्स्टेक्ट पे कितना फोर्स लगेगा, तो कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ? तो इस फोर्स से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि उसका मास क्या था टोटल ट्रेन का, उसकी वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी, और उसमें उसके बाद उस ऑब्स्टेक्ट आने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई और मास क्या हो गया। इन दोनों में चेंजेस के हेल्प से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि उस पर कितना फोर्सेस लगेगा। ओके, अपनी माइक ऑन रखो तो जिससे मुझे पता चले कि आपको समझ में आता है कि नहीं आता। ओके ओके सर। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये फोर्स हमें कहाँ से मिला, ये फोर्स क्या डिराइव करता है।
तो अगर मैं मान लूं मेरे पास कोई फ्लूइड है, जैसे नोजल से निकलता हुआ फ्लूइड, ओके, किसी वेलोसिटी से जा रहा है, किसी वेलोसिटी से जा रहा है, उसका मास, हमें फ्लूइड का मास पता है, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि अगर वो कहीं पर स्ट्राइक करेगा तो कितना फोर्स जनरेट करेगा। ओके, ये बेसिक है पंप्स एंड टरबाइन के लिए, क्योंकि टरबाइन में हमें क्या चाहिए, फ्लूइड में से फोर्सेस को निकालना पड़ेगा, फोर्स के अंदर से हमें वर्क मिलेगा। तो वर्क निकालने के लिए हमें फोर्स चाहिए, फोर्स कहां से मिलेगा, मोमेंटम इक्वेशन, चेंज इन मोमेंटम इक्वेशन। ओके, इस इक्वेशन को बोलते हैं मोमेंटम इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके ओके, चलो अब मैं इस एम Yes, को sir. बाहर, इस इक्वेशन को बोलते हैं मोमेंटम इक्वेशन फॉर मोशन। ओके, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। अगर इसी इक्वेशन को थोड़ा और मॉडिफाइड करते हैं, थोड़ा इजी करते हैं, फ्लूइड के फॉर्म में लाते हैं, तो चलो थोड़ा और इजी बनाते हैं इस इक्वेशन को। F इज इक्वल टू, m को बाहर लेते हैं और इसके नीचे dt चेंज इन टाइम। ओके, और ये हो गया dv। ओके, तो मास बाय टाइम क्या होगा, कोई बता सकता है मास बाय टाइम क्या होगा? अगर कोई मास है बाय टाइम, कि कोई मास पर्टिकुलर टाइम में कितना फ्लो हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको क्या बोल सकते हैं हम? मास बाय टाइम, इसको क्या बोल सकते हैं? मास फ्लो रेट। हाँ, मास फ्लो रेट। अश्विन बोला, कौन बोला? चलो, मास फ्लो रेट। ओके, तो इसको बोल सकते हैं मास फ्लो रेट। ओके, वो मेरी राइटिंग में थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेशन दिखेगा, लेकिन चलेगा। ओके सर हम संशोधन कर लेंगे। ओके, मैनेज कर लेना, क्योंकि थोड़ा लिखने में, तो इसको बोल सकते हैं मास फ्लो रेट। ओके, मास फ्लो रेट को कैसे डिराइव करते हैं, उसके ऊपर डॉट करते हैं, तो उससे पता चलता है मास और मास फ्लो रेट में डिफरेंस। ओके, और यहाँ पे क्या मिलेगा, dv, मास फ्लो रेट इंटू dv। ये dt कहाँ गया, मास के अंदर चला गया, यानी कि मास फ्लो रेट बन गया। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन? No, sir. ओके, अब चलो, हमारे पास मास फ्लो रेट है, m डॉट एंड dv है, और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इस इक्वेशन को। कैसे करें? तो मास फ्लो रेट को हमने पहले एक बार देखा था, मास फ्लो रेट में वो हम कैसे लिख सकते हैं? मास फ्लो रेट किसमें आता है, kg पर सेकेंड, kg पर सेकेंड। ओके, तो मास फ्लो रेट को मैं लिख सकता हूँ रो इंटू क्यू में भी, रो इंटू क्यू। क्यू क्या है, रो इंटू क्यू, क्यू क्या है, कोई बता सकता है? एक हमने पढ़ा था मास फ्लो रेट m, और एक पढ़ा था हमने Q, लास्ट टाइम जो पढ़ा था। Q क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ मास फ्लो रेट एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट? कोई बता सकता है? अश्विन बताओ, इन दोनों में डिफरेंस। ये है kg पर सेकेंड, यानी कि कितना मास पर सेकेंड फ्लो हो रहा है। ओके, ये है मीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है पर सेकेंड में। ओके, ये दोनों का डिफरेंस है, तो इसको बोलते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट, इसको बोलते हैं मास फ्लो रेट। ओके, तो मास फ्लो रेट को मैं kg पर सेकेंड है, तो इसको रो इंटू क्यू लिख सकता हूँ। कैसे लिखूं, रो इंटू क्यू? चलो, रो इंटू क्यू कैसे लिख सकता हूँ? रो का यूनिट क्या है, kg पर मीटर क्यूब। रो का यूनिट क्या है, kg पर मीटर क्यूब। क्यू का यूनिट क्या है, मीटर क्यूब पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, तो मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और यूनिट क्या आएगा, kg पर सेकेंड, kg पर सेकेंड। ये किसका यूनिट है, मास फ्लो रेट का यूनिट है, यानी कि m डॉट की जगह पे मैं रो इंटू क्यू लिख सकता हूँ। ओके, समझ में आ गया ना, किसी को कंफ्यूजन? Yes. No, sir. यस सर, यस सर। ओके, तो रो क्यू इंटू डीवी। ओके, फोर्सेस को हमें कैलकुलेट करना है। अगर मान लो ये कोई फ्लूइड का
ये नोजल है जहां से हाई स्पीड वाली फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ओके, और किसी प्लेट पे स्ट्राइक हो रहा है। अब ये फ्लूइड इस प्लेट पे कितना फोर्सेस लगाएगा, या तो ये प्लेट इस फ्लूइड पे कितना फोर्सेस लगाएगा, वो किस इक्वेशन की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं? तो मोमेंटम इक्वेशन की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना मोमेंटम चेंज हुआ। तो वो इक्वेशन हमारा ये वाला है, ओके। यहाँ से हम फोर्स निकाल सकते हैं, यहाँ से हम फोर्स निकाल सकते हैं कि इस हाई वेलोसिटी फ्लूइड से कितना फोर्स जनरेट हुआ, ओके। तो अब इस डीवी को भी कुछ लिख सकते हैं। डीवी क्या होगा? डीवी को भी कुछ लिख सकते हैं, रो क्यू डीवी v को क्या minus u, हाँ final velocity minus initial velocity. हाँ, वी फाइनल वी एफ माइनस वी आई, ओके। ये मोस्ट फंडामेंटल बेसिक इक्वेशन है, ये मोस्ट फंडामेंटल बेसिक इक्वेशन है फॉर कैलकुलेटिंग द फोर्सेस ड्यू टू हाई वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड व्हेन स्ट्राइक ऑन द प्लेट, ओके। अगर कोई प्लेट पे फ्लूइड स्ट्राइक हो रहा है तो वो कितना फोर्सेस लग रहा है, तो वो कैलकुलेट करने के लिए मोस्ट फंडामेंटल इक्वेशन है दिस, ओके। लेकिन यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हम फ्लूइड के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं कि फ्लूइड, यहाँ पे एक फ्लूइड था, कोई वेलोसिटी थी, ओके, और यहाँ पे स्ट्राइक हुआ फ्लूइड तो कोई वेलोसिटी हुई, तो उसमें कितना चेंज इन मोमेंटम आया, यानी कि कितना चेंज हुआ और उस फ्लूइड पे कितना फोर्सेस क्रिएट हुआ ड्यू टू दिस चेंजेस, ओके। लेकिन अगर इसी तरह इस प्लेट के लिए हम कैलकुलेट करें कि इस प्लेट पे कितना फोर्सेस लगेगा, तो ये फोर्स, ओके, और ये फोर्स ऑपोजिट होगा, ये फोर्स उस तरफ लगेगा, ये फोर्स ऑपोजिट तरफ लगेगा, ओके। तो अगर प्लेट का फोर्सेस कैलकुलेट करना है तो मुझे ये फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे इस इक्वेशन में एक ही चेंजेस आएगा। क्या चेंजेस आएगा? रो क्यू, मैंने पहले ये इक्वेशन बनाया किसके लिए? इस वाटर के लिए, इस फ्लूइड के लिए। अब यही इक्वेशन मुझे बनाना है इस प्लेट के लिए। तो प्लेट के लिए इक्वेशन में चेंजेस आएगा। क्या चेंजेस आएगा? v इनिशियल माइनस v फाइनल। क्यों? इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा थी, ओके, फाइनल वेलोसिटी कम थी फ्लूइड की, ओके। तो ये हमारा इक्वेशन बनेगा किसके लिए? दिस इक्वेशन फॉर द प्लेट। प्लेट पे कितना फोर्सेस लग रहा है, ये इक्वेशन किसके लिए बनेगा कि फ्लूइड पे कितना फोर्सेस लग रहा है ड्यू टू वेलोसिटी चेंज, ओके। ये दोनों में डिफरेंस समझना, क्योंकि हम मोस्ट फंडामेंटल ये इक्वेशन यूज करेंगे। दिस इक्वेशन हम वी ओपनली यूज, ओके ओके। v इनिशियल माइनस v फाइनल, ओके, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर जो वेलोसिटी थी v इनिशियल, इसकी वैल्यू ज्यादा थी। यहाँ पे उसको स्ट्राइक होने के बाद उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, यानी कि v फाइनल, ओके। तो इसलिए हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे v इनिशियल माइनस v फाइनल, ओके। कोई कंफ्यूजन इसमें? ओके, चलो। तो हमारे पास एक इक्वेशन है, तो कौन सा इक्वेशन है ऊपर लिख लेते हैं। F इज इक्वल टू, इसी इक्वेशन को मोस्ट फंडामेंटल इक्वेशन की तरह हम यूज करेंगे। पूरे पंप और पूरे टरबाइन के अंदर यही इक्वेशन लगेगा। तो क्या था? रो इनटू क्यू, ओके, v क्या था? v इनिशियल माइनस v फाइनल, किसके लिए? प्लेट के लिए, ओके। v फाइनल माइनस v इनिशियल किसके लिए होगा? फ्लूइड के लिए, ओके। ये है हम प्लेट के लिए, ये है प्लेट पे कितना फोर्सेस लगेगा उसका इक्वेशन, ओके। या तो ऐसे भी देख सकते हैं कि प्लेट पे फ्लूइड पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और प्लेट पे डायरेक्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ओके। प्लेट पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, तो फोर्स का इक्वेशन क्या था फ्लूइड के लिए? तो v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो इस फोर्स, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस आ जाएगा, तो ये दोनों अंदर से चेंज हो जाएगा, ओके। उसकी ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ओके। ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ओके। तो ये इक्वेशन हमारे लिए मोस्ट फंडामेंटल इक्वेशन है। इसी इक्वेशन को हमें यूज करना है बार बार, ओके। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये इक्वेशन क्या है? मोमेंटम इक्वेशन, ओके। दिस इक्वेशन कॉल्ड अ मोमेंटम इक्वेशन, ओके। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर। चलो हम पहले कोई एग्जांपल लेते हैं और वहां से स्टार्ट करते हैं कि, चलो यही हमारे पास एग्जांपल है, ये वाला, दिस वन, ओके।
दिस कॉल्ड अ नोजल। नोजल का काम क्या होता है? कोई बता सकता है नोजल का काम क्या होता है? सर एनीवन? वेलोसिटी बढ़ती है सर नोजल आगे। नोजल से वेलोसिटी बढ़ती है, मींस द प्रेशर एनर्जी कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। ओके, यानी कि यहाँ पे जितनी भी प्रेशर एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, यानी कि उसकी वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी फ्लूइड की। ओके, और ये स्ट्राइक होगा इस प्लेट पे। अब हमें देखना है कि यही इक्वेशन इसमें यूज करना है, फंडामेंटल इक्वेशन। ओके, तो ये नोजल की वेलोसिटी है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ये अगर मान लो ये फ्लूइड जो फ्लो हो रही है उसका क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन क्या है? डी है, उसका क्रॉस सेक्शन डायमीटर है डी। ओके, इसकी वेलोसिटी है v, और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे, जो फाइनल वेलोसिटी है यहाँ पे स्ट्राइक होने के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी है जो भी है। ओके, ये है उसकी फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पे। तो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के लिए हमें स्टडी करनी है। पॉइंट 2 के लिए हमें स्टडी करनी है कि मोमेंटम में कितना चेंजेस आएगा, तो उसकी वजह से फोर्सेस कितने क्रिएट होंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फोर्सेस। चलो, तो इस इक्वेशन को पहले रो तो आएगा, क्यू तो आएगा। चलो, वी इनिशियल की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? v इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है? पॉइंट 1 पे v। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी अगर स्ट्राइक होने के बाद इसी पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जैसे स्ट्राइक होता है उसकी वेलोसिटी टोटल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, दूसरे फॉर्म में, यानी कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 हो जाएगी। ओके, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यानी कि आपका इक्वेशन क्या आ जाएगा? आपका इक्वेशन आएगा रो ए क्या है? रो इक्वेशन क्या आएगा इसका? रो क्यू इंटू वी। ओके, ये इक्वेशन किसके लिए आया? प्लेट के लिए। हम डिफरेंट कंडीशन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सारी कंडीशन के लिए इक्वेशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने पहले से ऑलरेडी लिख कर रखा है कि रो क्यू था इनिशियल वेलोसिटी और माइनस फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी v थी और फाइनल वेलोसिटी 0 है इस पॉइंट पे। ओके, तो रो ए बी, तो इस तरह आप ये इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हो। v की वैल्यू उसने पुट कर दी, तो आप फोर्सेस की वैल्यू। अब उसने क्या किया इसमें, ये q की जगह पे हम कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या किया देखो, अब यहाँ पे q था, यहाँ पे उसने चेंज करके क्या लिखा है? q इज इक्वल टू ए बी। ओके, ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया, ए इंटू वेलोसिटी। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं क्लास के, एफएम के क्लास के अंदर देख चुके हैं कि फ्लो रेट मींस वॉल्यूम फ्लो रेट इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। अब कैसे चेक करें? हमने पहले भी देखा है कि कैसे चेक करते हैं किसी भी चीज को कि ये करेक्ट है नहीं है, तो उसका यूनिट चेक करके। इसका यूनिट क्या होगा? क्यू का यूनिट मीटर क्यूब पर सेकेंड। एरिया का यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर। ओके, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, तो क्या आ जाएगा? मीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, मीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि दोनों करेक्ट है। ओके, यानी कि क्यू की जगह हम a1 v1 लिख सकते हैं। एक कंटिन्यूटी इक्वेशन में भी देखा था हमने, याद है कि भूल गए? a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। कंटिन्यूटी इक्वेशन में हमने देखा था a2 v2। ये एक्चुअल में क्या था? q1 इज इक्वल टू q2 था। ओके, याद है? भूल गए? q2। यस सर। याद है तो बोलो थोड़ा। हाँ, थोड़ा बोलते रहो तो मुझे भी पता चले कि आप सुन रहे हो। हाँ सर, याद है। हाँ, याद है ना। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये देख लिया हमने। तो इन्होंने क्या किया? a1 v1 को रख दिया q की जगह पे, तो v तो ऑलरेडी था, v नहीं था, यानी कि q रो ए v स्क्वायर हो गया ये आंसर। यहाँ पे रो क्या है? डेंसिटी है। a क्या है? एरिया है। एरिया किसका? इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, इस जेड का क्रॉस सेक्शन एरिया। और v क्या है? वेलोसिटी, यानी कि इस जेड की वेलोसिटी। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दूसरी कंडीशन लेते हैं। अब थोड़ी दूसरी कंडीशन थोड़ी डिफिकल्ट है, आपको थोड़ा समझने में थोड़ी सी दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे आसानी से समझ में नहीं आएगा। चलो मैं समझाता हूँ आपको कि इसमें क्या है।
जो प्लेट हमने पहले ली थी वो फ्लैट प्लेट थी और वो फिक्स थी, यानी कि वो मूव नहीं हो रही थी। अब यहाँ पे जो प्लेट ली है हमने, ये फ्लैट प्लेट तो है लेकिन किसी एंगल पे है, ये किसी एंगल थीटा एंगल पे है ये प्लेट। ओके, तो अब इसके लिए हमें सेम प्रिंसिपल को यूज करना है। तो हमारे पास एक ही इक्वेशन है, जो इक्वेशन हम फंडामेंटल एक ही इक्वेशन हमने डिराइव अभी तक डिराइव किया है, F इज इक्वल टू रो क्यू into V initial minus V final, this one, this equation, most fundamental equation हमने यही डिराइव किया है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके लिए हमें पहले तो कैलकुलेट करना पड़ेगा इनिशियल क्या है और फाइनल क्या है। इनिशियल क्या होगा, फाइनल क्या होगा। अब यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि ये किसी एंगल पे है। ओके, ये किसी एंगल पे है। अब ये वेलोसिटी ऐसे स्ट्राइक होगी, ये ऐसे स्ट्राइक होगी। ओके, तो ये इसका नॉर्मल नहीं है, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे ही कैलकुलेट करूं तो यहाँ पर v फाइनल जो होगा वो 0 नहीं होगा। समझ रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि ये किसी एंगल पे है, इसकी वेलोसिटी कंटिन्यू रहेगी। अगर मुझे इसकी वेलोसिटी 0 करनी है, 0 दिखानी है, तो मुझे इस डायरेक्शन से उसको फ्लो करना पड़ेगा। इस डायरेक्शन से फ्लो करता हूँ यानी कि उसका नॉर्मल डायरेक्शन से, तो ये जो वैल्यू आएगी वो तो वैल्यू आएगी, लेकिन इसकी फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी? फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आएगी 0, क्योंकि ये नॉर्मल डायरेक्शन में है। तो हमें इस वेलोसिटी को पहले तो इस एंगल से फ्लो करना पड़ेगा, या तो दूसरी तरह से समझे हम तो अगर कोई प्लेट थी, यहाँ से मैं फोर्सेस लगाता हूँ तो इसका नॉर्मल फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? इसी डायरेक्शन में होगा नॉर्मल फोर्स। अगर कोई प्लेट इसी एंगल पे है, मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, तो इस प्लेट पे लगने वाला नॉर्मल फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? ये कुछ नीचे के डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इसका एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट है, ये कुछ नीचे की तरफ होगा। तो इसके ऑपोजिट ये फोर्स अगर मैं ये है, अगर ऑपोजिट में वेलोसिटी डालता हूँ यानी कि नॉर्मल वेलोसिटी से मैच हो जाएगी। ओके, तो ये Fn क्या है? नॉर्मल फोर्स है। ये नॉर्मल फोर्स ड्यू टू किसके लिए वजह से है? कि ये एंगल पे है। तो इसी वेलोसिटी को मुझे इसी एंगल से डालना है, तो क्या कर सकता हूँ? यही जेट है, यही वेलोसिटी है, मुझे इसी एंगल से इनलेट करवाना है, तो क्या कर सकता हूँ? वेलोसिटी को चेंज नहीं करना मुझे। ओके, तो मैं यहाँ पे थीटा है, ये थीटा, तो ये थीटा और ये दोनों के बीच में क्या है? 90 है। एक मिनट क्लियर कर लेता हूँ। ओके, ये है थीटा वैल्यू, ये थीटा एंगल है उसका, और इसके बीच में एंगल कितना है? 90 है। इसके और इसके बीच में एंगल कितना है? 90 है। तो ये पोर्शन वेलोसिटी का, ये वाला पोर्शन किसमें कौन सा हो जाएगा? थीटा से कनेक्टेड जो पोर्शन होता है इसको क्या बोलते हैं? v cos थीटा, v cos थीटा, v cos थीटा। ओके, और जो थीटा से कनेक्टेड नहीं होता उस पोर्शन को क्या बोलते हैं? v sin थीटा, v sin थीटा। ओके, ये दोनों मैंने उसके कंपोनेंट ले लिए, एक इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन। क्योंकि हमने नॉर्मल फोर्सेस के डायरेक्शन में हमें जाना है, इसलिए हमने ये किया, और उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 मिले इसलिए हमने किया। अगर इसी डायरेक्शन में हम कैलकुलेट करते तो प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती, क्योंकि अगर यहाँ पे वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी भी 0 नहीं होगी, कुछ और वैल्यू होगी, तो इस वैल्यू को कैलकुलेट करना और कॉम्प्लिकेट हो जाता है। इससे वजह हमने क्या किया, उसको नॉर्मल डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लिया और उसी को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, चलो, तो अब मैं ये वाला वेलोसिटी को कंसीडर कर रहा हूँ, इस वाली वेलोसिटी को कंसीडर कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे यही इक्वेशन यूज करना है, v इनिशियल माइनस v फाइनल। ओके, तो इनिशियल क्या होगा मुझे वही बता सकता है? v इनिशियल क्या होगा? यहाँ पे मुझे इस डायरेक्शन में फोर्सेस को कैलकुलेट करना है, ये वाले डायरेक्शन से, तो इनिशियल क्या होगा? तो v sin थीटा। ओके, ये कंपोनेंट होगा v sin थीटा। ओके, तो ये इनिशियल आएगा, और फाइनल, अब क्योंकि हम नॉर्मल डायरेक्शन में उसको स्ट्राइक करवा रहे हैं, तो उसका नॉर्मल यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, तो इक्वेशन क्या मिलेगा? Fn का इक्वेशन रो क्यू v sin थीटा। ओके, रो क्यू v sin थीटा। पहले जो इक्वेशन मिला था वो क्या था? सिर्फ रो क्यू v था, उसके अंदर साइन थीटा नहीं था। अब ये थीटा आने से, ये एंगुलर होने से, ये साइन थीटा ऐड हो गया उसके अंदर, उस इक्वेशन में साइन थीटा ऐड हो गया। क्यों? क्योंकि अब एंगल आ गया है। ओके,
कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नो सर। ओके, बाकी सब सिमिलर। क्यू की जगह पे A1 V1 लिख लिया तो क्या हुआ, रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा हो गया। पहले क्या था, नॉर्मल जो फोर्स क्या था, तो रो ए वी स्क्वायर था, अब उसकी जगह पे रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा हो गया। ओके, अब इसमें एडिशनल टू और भी कैलकुलेशंस किए हैं, एडिशनल टू कैलकुलेशंस किए हैं। क्या है ये है, अगर मान लो ये एक्स डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है, और ये वाई डायरेक्शन, मान लो ये नीचे वाली वाई डायरेक्शन है, एक्स और वाई डायरेक्शन, तो मुझे एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस कैलकुलेट करने हैं और वाई डायरेक्शन के फोर्सेस कैलकुलेट करने हैं। तो कैसे कर सकता हूँ मैं, एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस और वाई डायरेक्शन के फोर्सेस कैलकुलेट करने हैं तो कैसे कर सकता हूँ? तो ये है हमारा एक्स डायरेक्शन, ये है वाई डायरेक्शन। ओके, तो पहले तो समेशन ऑफ ऑल एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस, समेशन ऑफ ऑल एक्स डायरेक्शन फोर्सेस। तो एक्स डायरेक्शन में कौन से फोर्सेस लगेंगे, मुझे बता सकते हैं? ये है हमारा नॉर्मल फोर्स जो हमने पहले कैलकुलेट कर लिया है, एफ एन, जो हमारा नॉर्मल फोर्स था वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। ओके, तो एक्स डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस कितने हो गए, कोई कैलकुलेट कर सकता है? चलो, ये फोर्सेस के एंगल पहले चेक करते हैं। इसका एंगल था थीटा, इसका एंगल क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ओके, इसके ऑपोजिट जो एंगल होगा वो क्या होगा, सेम होगा, 90 माइनस थीटा। और ओके, और ये वाला एंगल क्या होगा, थीटा होगा। ओके, तो ये एंगल हुआ 90 माइनस थीटा। ओके, और ये 90 था, ये 90 है, तो ये बन जाएगा थीटा। ओके, समझ गया कैसे बना ये? तो मैंने पहले जो सेम टू सेम जो ऊपर वाला डायग्राम था ये नीचे ड्रॉ कर दिया। अब ये 90 है, ये भी 90 है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या बन जाएगा, 90 माइनस थीटा। ओके, अब इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, एफ एन, इसका इसका ये एक्स कंपोनेंट क्या होगा, इस एफ एन का एन कंपोनेंट क्या होगा, 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, माइनस थीटा। ओके, यानी कि क्या बन जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू, क्या बन जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, एफ एन कॉस थीटा। 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। कॉस थीटा। ओके, और ये कंपोनेंट, एक मिनट इन्होंने, एक मिनट क्लियर कर लेता हूँ। ओके, इन्होंने थीटा ये माना है, ये थीटा है, थीटा ये है, वैल्यू क्या है, 90 माइनस थीटा। तो एफ एक्स को दिया है कॉस एफ एन कॉस 90 माइनस थीटा। ओके, तो आंसर आएगा एफ एन साइन थीटा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एफ एन कॉस 90 माइनस थीटा, तो आपको मैंने पहले ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, तो एफ एन साइन थीटा। ओके, और वाई का कंपोनेंट आएगा एफ एन कॉस थीटा। ओके, तो उसने एफ एक्स और एफ वाई को कल कैलकुलेट किया है, बाकी कुछ नहीं। चलो कंडीशन 4 के लिए चलते हैं, कंडीशन 4 के लिए चलते हैं। तो उसमें चेक करते हैं कि अगर कोई प्लेट है, पहले हमने कंडीशन ली थी फ्लैट प्लेट के लिए, दूसरी कंडीशन ली थी हमने फ्लैट प्लेट, लेकिन क्या है, किसी एंगल पे है, थीटा एंगल पे। ओके, अब ये तीसरी कंडीशन है, अगर कर्व प्लेट है तो उस पे हम यही प्रिंसिपल यूज करें तो कैसे कर सकते हैं, ये प्लेट है, कर्व प्लेट है। ओके, अब इसमें ये भी लिखा हुआ है, ये सिमेट्रिक प्लेट है। सिमेट्रिक का मतलब कोई समझ सकता है, कोई बोल सकता है क्या होगा?
तो बीच में से मैं- काटेंगे तो सर दोनों जो बचेंगे उसके दो पार्ट एक जैसे होंगे। हाँ ये भी बोल सकते हैं, बीच में से काट लेंगे दोनों पार्ट एक जैसे। आगे दूसरा ये भी बोल सकते हैं, ये थीटा और नीचे वाला थीटा सेम रहेगा। ओके, ये दोनों थीटा की वैल्यू सेम हो तो उसको सिमेट्रिक बोल सकते हैं। अगर ये दोनों थीटा की वैल्यू अलग अलग हो, यानी कि इसको बीच में से काटोगे तो दोनों वैल्यू अलग अलग हो जाएगी, दोनों पार्ट्स अलग अलग हो जाएंगे। ओके, यानी कि वो सिमेट्रिक नहीं रहेंगे। ओके, तो थीटा जिसका सेम है वो सिमेट्रिक है, जिसका थीटा अलग अलग है वो अनसिमेट्रिक है। ओके, तो सिमेट्रिक प्लेट है। ओके, उस पे हम नोजल से वही प्रोसेस कर रहे हैं, नोजल से हम उसमें वाटर इंजेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पे, उसके सेंटर पे। ओके, तो अब अब हमें कैलकुलेट करना है ये सारे फोर्सेस जो पहले हमने कैलकुलेट किए थे, वही फोर्सेस हमें कैलकुलेट करने हैं। ओके, तो हमारे पास इक्वेशन है एफ एन कॉस थीटा, यही सॉरी एफ इज इक्वल टू रो क्यू वी इनिशियल माइनस वी फाइनल। उसी इक्वेशन को हमें यूज करना है और इसके अंदर हम इम्प्लीमेंट करना है। ओके, पहले हमने देखा उसके अंदर, पहले कंडीशन में अंदर जहां पे, एक बार आप यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लो तो आपको, यहाँ पे हमने देखा कि एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे वेलोसिटी v थी, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी v थी, वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी थी। ओके, तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी सिर्फ एफ ऑफ एक्स हम कैलकुलेट करते थे, ये जो वैल्यू है ये है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, सिर्फ एफ नहीं है, ये है एफ ऑफ एक्स, यानी कि एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस। ओके, तो एफ डायरेक्शन में टोटल फोर्सेस कितने हैं, तो हम एफ सिर्फ एक्स डायरेक्शन को कंसिडर करते थे। ओके, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में सिर्फ एक ही है, v है, बाकी कोई नहीं है एफ एक्स डायरेक्शन में, यानी कि इसकी वजह से हमने क्या लिया था, रो क्यू v इनिशियल क्या होगा, v लिया था हमने, और v फाइनल यानी कि यहाँ पे स्ट्राइक होने के बाद एक्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी रहेगी नहीं रहेगी, वो वेलोसिटी होगी लेकिन वो वाई डायरेक्शन में चली जाएगी। यहाँ पे वेलोसिटी होगी वो, लेकिन वो वाई डायरेक्शन में चली जाएगी, एक्स डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी कुछ नहीं होगी, यानी कि यहाँ पे 0। ओके, तो ये वैल्यू थी एक्चुअल में है एफ एक्स के लिए थी। ओके, ऐसे ही हमें एफ वाई के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एफ वाई के लिए कैसे करें, कोई बता सकता है मुझे? चलो एफ वाई के लिए मुझे कैलकुलेट कैसे करूं मैं, एफ वाई के लिए, एफ वाई के लिए, एफ वाई के लिए मुझे कैसे कैलकुलेट करूं, रो इनिशियल, रो क्यू, फिर v इनिशियल, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कोई थी, यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो x डायरेक्शन में ही है, y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है इनिशियल, कोई नहीं है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0। ओके, इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल वेलोसिटी y डायरेक्शन के अंदर फाइनल वेलोसिटी जो भी है v। ओके, ऐसे में एफ वाई भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं कर्व प्लेट के लिए। ओके, चलो अब यहाँ पर भी हमें एफ एक्स पहले कैलकुलेट करना है, फिर हमें क्या करना है, एफ वाई कैलकुलेट करना है। तो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी हमें चेक करनी पड़ेगी, एक्स डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस और वाई डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, तो पहले स्टार्ट करते हैं एफ एक्स से। तो एफ एक्स में v इनिशियल इन एक्स डायरेक्शन, v फाइनल इन एक्स डायरेक्शन। ओके, तो वे इनिशियल एक्स डायरेक्शन में, अब यहाँ पे v ये इनिशियल एक्स डायरेक्शन में है, ये v एक्स डायरेक्शन में है, तो v इनिशियल में तो v ही आएगा, ये एक्स डायरेक्शन में ही है तो ये v ही आएगा। ओके, और v फाइनल इन एक्स डायरेक्शन, अब v फाइनल इन एक्स डायरेक्शन, यहाँ पर आप देखो तो एक्स डायरेक्शन में एक और कंपोनेंट आ चुका है, ऐड हो चुका है। पहले क्या था, वो फ्लैट प्लेट थी तो उसकी वजह से ऊपर नीचे और नीचे वेलोसिटी होती थी, लेकिन वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होती थी इस कंपोनेंट के कारण, क्योंकि ये वाई डायरेक्शन में थे। तो यहाँ पर भी एक कंपोनेंट आ चुका है एक्स डायरेक्शन में, यहाँ पर भी एक कंपोनेंट आ चुका है एक्स डायरेक्शन में। तो v इनिशियल तो ये थी v, और v फाइनल क्या होगा, v फाइनल, अब ये डायरेक्शन यहाँ पे हम इस डायरेक्शन में पॉजिटिव हमने लिया था, इस डायरेक्शन में v को हमने पॉजिटिव लिया था, तो अगर रिवर्स डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन रिवर्स डायरेक्शन आपको दिख रही है, रिवर्स डायरेक्शन में है तो आपको वो नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो v इनिशियल तो v ही होगा माइनस v फाइनल, v फाइनल क्या है, ये वन, दिस वन वेलोसिटी
इज v फाइनल. ओके, तो ये v वेलोसिटी थी, तो v को हमने कंपोनेंट लिए v cos थीटा और v का y कंपोनेंट ले लिया है v sin थीटा. ओके, तो ये वेलोसिटी का कंपोनेंट है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे v cos थीटा. ओके, तो एफ एक्स की वैल्यू q रो q v प्लस v cos थीटा हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो v प्लस v q cos थीटा और पूरा इक्वेशन बन जाएगा ये. ओके, चलो अब मुझे ये सेम तरीके से अब y पे एफ वाई यानी कि y डायरेक्शन में फोर्सेस को कैलकुलेट करना है, कैसे करूँ? अब y डायरेक्शन सी पर सिर्फ y डायरेक्शन के लिए कैसे करूँ? सी पर सिर्फ y डायरेक्शन के लिए फोर्सेस को कैलकुलेट करना है, कैसे करूँ? चलो चलो बताओ, जल्दी बताओ. एफ वाई इज इक्वल टू बताओ जल्दी. इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में, ये है वेलोसिटी x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन में कोई है क्या? गणेश, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन. आशु, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन